हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा त्रिवेदी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस एकेडमी में। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो इस समय टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, जेआईसी, एलटी होम साइंस विषय से तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है एंजाइम्स। क्या है? एंजाइम्स। एंजाइम्स किस तरह से हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, हमारे फूड के डाइजेशन के लिए, हमारे भोजन के चयापचय के लिए कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं, कौन कौन से एंजाइम होते हैं, ये सारे पॉइंट पर आज चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एंजाइम्स क्या है। जब भी हम किसी टॉपिक पर बात करते हैं तो सबसे पहले हम उसका बेसिक जानते हैं कि एंजाइम्स है क्या। हम एंजाइम्स पे बात तो कर रहे हैं, लेकिन एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स जो होते हैं वो एक प्रकार के कार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? एक प्रकार के कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अच्छा, ये किस चीज़ के बने होते हैं? तो ये हमारे जो है प्रोटीन के बने होते हैं। जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सारे के सारे प्रोटीन होते हैं, लेकिन सारे प्रोटीन आपके एंजाइम्स नहीं होते हैं। जी हाँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पर आपको फोकस करना है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन के होते हैं। सारे एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन सारे प्रोटीन आपके एंजाइम्स नहीं होते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा जो पॉइंट है वो क्या है? वो है कि इनकी खोज किसने की थी। भाई एंजाइम्स तो हैं, चलो हम मान लिए कि ये क्या करते हैं, ये हमारे जो है कार्बनिक पदार्थ होते हैं और ये प्रोटीन के बने होते हैं। तो अच्छा, इनका कार्य क्या है? ये हमारी जीवित कोशिकाओं के उत्प्रेरक का कार्य करते हैं ना, जीवित कोशिकाओं को उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि इनकी खोज किसने की थी। आखिर इसको कौन पता लगाया था कि एंजाइम्स हैं, ये क्या करते हैं, है ना। तो इस पर हम बात करेंगे। जो हमारे एंजाइम्स है इनकी खोज जो है कुहने महोदय ने किया था। किसने किया था? कुहने महोदय ने किया था। कब किया था? 1878 ईस्वी में। कब किया था? 1878 ईस्वी में। जी हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है पॉइंट आपके एग्ज़ाम के लिए। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। कुहने महोदय ने किया था 1878 यानी 1878 में आपके एंजाइम्स की खोज कुहने महोदय ने किया था। किस में किया था? उन्हें कैसे पता लगा था? तो ईस्ट होता है ना, ईस्ट में उन्होंने एक जाइमेज एंजाइम का या एंजाइम्स का पता लगाया था। कौन सा? जाइमेज। एक मिनट थोड़ा सा रुकिए। आपका जाइमेज जो होता है ना, जाइमेज, उन्होंने जो ईस्ट होता है, ईस्ट में जो है, ईस्ट में एक प्रकार का जो खमीर होता है, खमीर में उन्होंने जाइमेज नाम के एंजाइम्स की खोज की थी। लेकिन एंजाइम्स उन्होंने इसका नाम नहीं दिया था। एंजाइम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग जो है सर्वप्रथम हमारे जो है बुकनर महोदय ने किया था। किसने किया था? बुकनर महोदय ने किया था। एंजाइम शब्द का एक बार मैं फिर से लिख देती हूँ यहाँ पर। जो एंजाइम शब्द का प्रयोग, एंजाइम शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो आपके बुकनर महोदय ने। किसने किया था? बुकनर महोदय ने। ये कब किया था? ये उन्होंने किया था 1897 में। कब? 1897 में बुकनर महोदय ने एंजाइम शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये इतना जो है बेसिक सी बात हो गई कि एंजाइम आपके क्या हैं। तो कार्बनिक पदार्थ हैं। किस चीज़ के बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, और एंजाइम्स की खोज किसने की? कुहने महोदय ने की। कब की? 1878 में की। किसमें की? ईस्ट में पाए जाने वाले खमीर में की, जिसमें जाइमेज नाम के एंजाइम्स की इन्होंने खोज की थी। एंजाइम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? एंजाइम शब्द का प्रयोग बुकनर महोदय ने 1897 यानी 1897 में किया। ठीक है, तो ये हो गई आपके एंजाइम्स की इतनी बात। ठीक है, अब हम बात करेंगे यह कितने प्रकार के होते हैं। तो
देयर आर मेनी टाइप्स। एंजाइम्स जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं आपके, जो आपके अलग अलग पोषक तत्व, जैसे कुछ एंजाइम्स होते हैं जो आपके प्रोटीन को पचाने में हेल्प करते हैं, कुछ होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में हेल्प करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो वसा को पचाने में हेल्प करते हैं। यानी कि जो भी आपके पोषक तत्व हैं उनको अपने सरल फॉर्म में लाने के लिए, सबसे इजी फॉर्म में लाने के लिए आपके ये एंजाइम्स वर्क करते हैं, उस पर क्रिया करते हैं। क्रमाकुंचन गति जो हमारे डाइजेशन सिस्टम पे होता है, डाइजेशन सिस्टम पर होता है, उसको प्रेरित करते हैं, उस पर हेल्प करते हैं। तो इस विषय पर आज हम आगे बात करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। अभी हम सिर्फ इतना जानेंगे। तो ये पॉइंट हैं, इतने पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं। कितने प्रकार के होते हैं, जैसे आपका टाइलिन हो गया जो कि आपके लार में पाया जाता है, आपका ट्रिप्सिन हो गया, आपका लाइपेज हो गया, ये सारे एंजाइम, रेनिन हो गया, ये हम सारे एंजाइम्स के बारे में बात करने वाले हैं आज। ठीक है, तो एंजाइम्स के कार्य क्या हैं, जो मैंने आपको बताया कि एंजाइम्स के जो कार्य हैं वो हैं आपके भोजन को डाइजेशन में बहुत ही हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये हम बात करने वाले एंजाइम्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, भोज्य पदार्थ पर उनका किस प्रकार उनका काम होता है, प्रतिक्रिया, जब उस पर एंजाइम्स की प्रतिक्रिया हो जाती है तो आपके जो पोषक तत्व या जो भोज्य पदार्थ हैं वो किस तरह से उनका मतलब उस पर क्या प्रतिक्रिया होती है, इस सारे टॉपिक पर, इस सारे पॉइंट्स पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लार की। लार यानी स्लाइवा, ये जो होता है ये आपके मुख में उपस्थित होता है ना, लार, जो कि भोजन जब हम खाते हैं तो क्या करता है, ये भोजन को चिपचिपा बनाता है, लिसलिसा बनाता है, जिससे उसको निगलने में हमें समस्या ना हो, वो आसानी से हमारे पेट के अंदर जा सके, हमारी आहार नाल से अंदर जा सके। तो उसमें लार बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है कि आपके जो भोजन का डाइजेशन होता है वो कहाँ से प्रारंभ होता है, यानी जो भोजन होता है उसका पाचन जो है कहाँ से प्रारंभ होता है, तो आपके मुख से प्रारंभ हो जाता है। भोजन का जो डाइजेशन होता है वो मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। जैसे आपका जो लार में उपस्थित होता है ना टाइलिन, टाइलिन नाम का एंजाइम जो होता है वो लार में उपस्थित होता है, जो कि मंड को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। यानी कि मंड जो होता है, यानी कि जो स्टार्च होता है, उसको भोजन जो है वो टाइलिन जो होता है वो आपके माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। तो ये टाइलिन जो होता है वो आपकी लार में यानी कि स्लाइवा में उपस्थित होता है। लार, अच्छा थोड़ी सी हम लार की बात कर लेते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है वो लार एक दिन में लगभग जो है 1.5 यानी कि 1.5 लीटर, 1.5 लीटर तक लार स्रावित करता है एक स्वस्थ व्यक्ति। अच्छा, लार का पीएच कितना होता है, ये हल्का अम्लीय होता है ना, लार क्या होता है, हल्का अम्लीय होता है। इसका पीएच होता है 6.8, कितना होता है 6.8 लार का पीएच होता है। लार आपकी जो होती है, लार ग्रंथियाँ आपके मुख में जो पाई जाती हैं वो आपकी जो होती हैं 3 जोड़ी होती हैं। कितनी होती है, 3 जोड़ी। अच्छा, कौन कौन सी होती है, हम थोड़ा सा इसमें ऊपर से नज़र डालेंगे। आपकी पैरोटिड ग्लैंड होती है, सब मेडिवल ग्लैंड होती है, वहीं सब लिंगुअल ग्लैंड होती है। ये सारी, ये 3 जोड़ी जो है, जो ग्रंथियाँ होती हैं, लार ग्रंथियाँ होती हैं, ये आपके मुख में उपस्थित होती हैं, जिनसे आपका लार जो है सिक्रेट होता है। आपके लार में क्या क्या पाया जाता है, एक तो टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च के पाचन में हेल्प करता है। दूसरा आपका डाइस्पेज होता है जो कि कैप्सूल स्टार्च, जो आपका सेल्यूलोज होता है, आपका जो वो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, वो कई तरीके का होता है ना, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, जैसे मोनोसैकेराइड्स हो गया, डाइसैकेराइड्स हो गया, पॉलीसैकेराइड्स हो गया। तो जो आपका जो स्टार्च होता है, जो कैप्सूल स्टार्च होता है, या जो आपका सेल्यूलोज होता है, वो पॉलीसैकेराइड्स के अंतर्गत आता है, तो उसको भी पचाने में आपका डाइस्पेज हेल्प करता है। दूसरा होता है आपका, तीसरा होता है लाइसोजाइम। क्या होता है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का क्या वर्क होता है, लाइसोजाइम जो है, जो भोजन में आए हुए बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको मारने का काम करता है। आप कितने भी सफाई से भोजन बना लीजिए ना, कुछ ना कुछ बैक्टीरिया आपके मुख से चले ही जाते हैं। तो वो जो बैक्टीरिया होते हैं जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, तो उनको जो है, जो लार में उपस्थित लाइसोजाइम होता है
वो उनको मारने में हेल्प करता है। ये छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा सिक्रेट होता है। छोटे बच्चे क्या करते हैं, सारा सामान कुछ भी मिलता है उनको तो मुंह में डाल लेते हैं। तो भगवान ने एक अच्छी व्यवस्था करके रखी है। तो बच्चों का लार जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट होता है, इसीलिए उसमें जो लाइसोजाइम होता है ना, वो यही हेल्प करता है। वो बच्चों के जो भी, जैसे उनके मुंह में कोई बैक्टीरिया जाता है, कोई सामान वो मुंह में डाल लेते हैं, तो लाइसोजाइम होता है जो वो सारे बैक्टीरिया को मार देता है। तो ये आपका हो गया। हम लार की बात हमने कर ली। अच्छा, म्यूलिन की हम बात कर लेते हैं। म्यूलिन जो होता है, म्यूलिन, ठीक है, म्यूलिन जो होता है वो क्या करता है, भोजन को आपके लिसलिसा बनाने का काम करता है। यही होता है जो चिपचिपा सा होता है भोजन, जिससे चिकना हो जाता है आपका, क्या हो जाता है, भोजन को आपके चिकना बनाता है, लिसलिसा बनाता है। तो ये हो जाता है म्यूलिन का काम। अच्छा, एक बार हम फिर से इसकी बात कर लेते हैं। आपकी जो लार ग्रंथियाँ हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, 3 जोड़ी होती हैं उसमें आपकी पैरोटिड ग्लैंड आ जाती है, सब मेड्यूल ग्लैंड आ जाती है, सब लिंगुअल ग्लैंड आ जाती है। और आपकी लार में उपस्थित क्या क्या होता है, तो टाइलिन होता है, डाइस्पेज होता है, लाइसोजाइम होता है और म्यूलिन होता है। इनके क्या कार्य हैं, इस पर हमने चर्चा कर ली। एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग एक दिन में 1.5 लीटर लार स्रावित होता है और इसका पीएच जो होता है लार का वो 6.8 होता है। कितना होता है, 6.8। तो हमने इतनी बात कर ली लार के बारे में। लार में आपका टाइलिन है जो मंड को माल्टोज में बदल देता है। माल्टेज जो होता है वो आपका माल्टोज में बदलता है। माल्टोज मतलब माल्टोज जो होता है, यानी जो भोजन का माल्टोज होता है उसको क्या करता है, ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है, तो इतना हो गया आपकी लार की बात। अब भोजन जाता है आपका कहाँ, आमाशय में। तो जैसे ही भोजन आमाशय में पहुंचता है वैसे ही आपके माइंड को जो है एक सिग्नल जाता है कि भाई देखो भोजन आ गया। तो आपका जो माइंड है यानी कि दिमाग है वो क्या करता है, वो जल्दी से कहता है भाई अब आप जो है जल्दी से जठर रस को, यानी कि जो जीआई ग्रंथियाँ होती हैं आपके स्टमक में, आपके आमाशय में, उनको जगाता है। क्या करता है भाई, अब आप जठर रस जो है स्रावित होता है। जैसे ही जीआई ग्रंथियाँ एक्टिव होती हैं वो जठर रस स्रावित करती हैं, वैसे ही जठर रस जैसे ही स्रावित होता है तो ये जठर रस जाके जगाती हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, HCl को। किसको, HCl को जगाती हैं कि भाई देखो भोजन आया, अब अपना काम शुरू कर दो। तो HCl जो होता है जैसे ही रिलीज होता है, क्योंकि जो HCl होता है ये बहुत ही एसिडिक नेचर का होता है, ये भोजन को इतना अम्लीय होता है, ये इसका pH 1.3 होता है। कितना होता है, 1.3 इसका pH होता है, बहुत ही अम्लीय होता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अच्छा इतना एसिडिक होता है तो भाई इससे मतलब हमारे आमाशय में जैसे ही सिक्रेट होता है तो इतना एसिडिक नेचर का तो अंदर की जो मसल्स है उनको तो गला ही देगा। ऐसा नहीं होता है, उसके लिए भी व्यवस्था करी गई है। भगवान ने बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से व्यवस्था करी है। क्या करी है कि जो हमारा जैसे ही हमारा HCl जो है रिलीज़ होता है तो हमारे जो अंदर की जो ग्रंथियाँ होती हैं आमाशय में, ऐसे आमाशय होता है ना, आमाशय जो है ऐसे होता है, ऐसे कुछ होता है। तो आमाशय की जो यहाँ पर जो ग्रंथियाँ होती हैं वहाँ से एक श्लेष निकलता है, ठीक है, छारी, हल्का छारी होता है, एक प्रकार का श्लेष निकलता है। वो श्लेष जो होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जो कि बहुत ही चिपचिपा होता है और वो अल्कलाई होता है, क्षारीय होता है। तो अम्ल और क्षार मिलता है तो क्या करता है भाई, वो उदासीन हो जाता है। तो वो इतना ज़्यादा सिक्रेट होता है कि वो आपकी जो अंदर की जो ग्रंथियाँ हैं, जो अंदर की जो दीवार है, उस पर आपके HCl का प्रभाव नहीं होता है। तो आपका HCl क्या करता है, अब HCl जैसे ही रिलीज होता है वो भोजन पर अपना जो है जो भी क्रमाकुंचन की गति है वो प्रारंभ कर देता है। उसको पचाना, उसको पर मिलकर उसको डाइजेशन करने की प्रक्रिया उसकी शुरू हो जाती है। तो जो पहला आपका जो पेप्सिन होता है, जो पेप्सिन आपका एक्टिव फॉर्म है जो कि आपके प्रोटीन को पचाता है, लेकिन ये हमारे जो आमाशय में इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, तो जो पेप्सिन होता है, जो कोशिकाएं होती हैं उनमें पेप्सिनोजन के फॉर्म में आपका पेप्सिन होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, ये इसको पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। भाई ये बोलता है कि चलो अब तुम अपना काम शुरू करो, प्रोटीन आया, प्रोटीन को पचाओ। तो आपका जो पेप्सिन होता है जो इनएक्टिव फॉर्म में आपके पेप्सिनोजन के रूप में होता है, वो क्या करता है,
वो पेप्सिन बनाता है और पेप्सिन अपना काम शुरू कर देता है प्रोटीन के डाइजेशन में। अच्छा, अगर प्रोटीन के डाइजेशन में आपका पेप्सिन जैसे ही काम करता है तो बदल देता है वो पेप्टोन्स में। किस में बदलता है? पेप्टोन्स। अच्छा, प्रोटीन का पाचन यहीं से ख़त्म नहीं हो जाता, अभी ये सबसे लास्ट तक पचेगा, क्योंकि सबसे जटिल पाचन आपके प्रोटीन का ही होता है आपकी बॉडी में। प्रोटीन को पचाना बहुत ही मतलब कठिन है ये, और बाकी जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट है वो सबसे जल्दी पच जाता है, उसमें इतनी मेहनत नहीं लगती जितनी कि आपके प्रोटीन को पचाने में मेहनत लगती है। तो यहाँ पे आपका पेप्सिन वर्क करेगा और फिर पेप्टोन्स में ये बदल जाएगा। अच्छा, रेनिन। अब रेनिन जो होता है, रेनिन भी आपका इनएक्टिव फॉर्म में होता है, रेनिन होता है। प्रो रेनिन को भी वो एक्टिव करता है और ये अपना रेनिन जो है काम करना प्रारंभ कर देता है। तो ये आपकी केसिन को पचाता है। केसिन क्या है? अब आप सोच रहे हो केसिन क्या है? केसिन आप लोग जानते होंगे, केसिन आपकी दूध की शर्करा है। क्या है? दूध की शर्करा, सॉरी एक मिनट, दूध की शर्करा है आपकी, दूध में आपका केसिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है, सॉरी शर्करा नहीं, प्रोटीन पाई जाती है। तो ये जो प्रोटीन होती है इसको पचाने का काम आपका रेनिन करता है, जो कि आपके जैसे ही रेनिन की क्रिया होती है केसिन में, वैसे ये कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल जाता है। ठीक है, कैल्शियम पैराकेसिनेट में रेनिन जो होता है वो जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनमें रेनिन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, बहुत ही अच्छे फॉर्म में होता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो जैसे दूध पीते हैं, क्योंकि उनका भोजन दूध ही होता है, तो दूध जब वो पीते हैं तो जैसे कभी होता है ना वॉमिटी हो जाती है, तो दही एकदम दही जैसा उनके मुंह से निकलता है, तो रेनिन उस पर तुरंत क्रिया कर देता है। बच्चों में बहुत बहुत एक्टिव होता है रेनिन, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे रेनिन जो है कम होता है। हालांकि जो मतलब हम लोगों के एज में यानी कि यंग एज में तो रेनिन ठीक ठाक होता है, लेकिन जैसे ही जैसे वृद्धावस्था होती है, वृद्धावस्था के दौरान रेनिन आपका कम हो जाता है। वैसे होता है ना कि वृद्धों को दूध जो है सूट नहीं करता, सूट करने का मतलब यही होता है कि रेनिन जो होता है ना, रेनिन एंजाइम वो कम सेक्रेट होता है, जिससे दूध को जो है पाचन में उनको मुश्किल होती है। ठीक है, तो अगला हम बात करेंगे अब नेक्स्ट, क्या बात करेंगे? नेक्स्ट हम बात करें अग्नाशय। अग्नाशय पैंक्रियाज है ना, पैंक्रियाज भी आपका, अग्नाशय भी, वहाँ से भी रस निकलता है, वहाँ से भी कुछ एंजाइम्स निकलते हैं, जैसे आपका ट्रिप्सिन हो गया। ट्रिप्सिन आपके जो एंजाइम्स हैं वो आपके अग्नाशय से निकलते हैं। ठीक है, कहाँ से निकलते हैं? अग्नाशय से निकलते हैं, और आपका ये हेल्प करता है, सॉरी एक मिनट, तो ये रही आपकी ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पचाने में हेल्प करता है। जो प्रोटीन अभी वहाँ पर पच रही थी, है ना, पचकर क्या हुई थी? पेप्टोन्स में बदली थी, वही प्रोटीन अब ट्रिप्सिन की क्रिया, जब अग्नाशयी रस की जो अग्नाशयी रस होता है उसमें जो ट्रिप्सिन उपस्थित होता है, ट्रिप्सिन, तो वो जब प्रोटीन पर क्रिया करेगा तो वो पॉलीपेप्टाइड में बदल जाएगा। किसमें? पॉलीपेप्टाइड में। एमाइलेज जो है आपका, एमाइलेज आपका मंड पर यानी कि कार्बोहाइड्रेट पर जब वर्क करेगा, इस पर जो प्रतिक्रिया करेगा तो आपकी ये शर्करा में बदल जाएगी। लाइपेज जो है आपका, ये वसा में जब काम करेगा, वसा में आपकी प्रतिक्रिया करेगा, तब ये वसीय अम्ल में बदल जाता है। किसमें? वसीय अम्ल में। अब हम बात करेंगे आंतरीय रस यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में फिर भोजन जाता है, जहाँ पे आपका सबसे अधिक ऑब्जर्वेशन होता है आपके न्यूट्रिशंस का, जो भी आपने खाया है, जो भी आपके पोषक तत्व हैं उनका ऑब्जर्वेशन सबसे अधिक, आपके अवशोषण की जो प्रक्रिया होती है वो आपके छोटी आंत में होती है। यहाँ पे आपका इरेप्सिन नाम का एंजाइम्स होता है जो आपकी प्रोटीन पर फिर काम करता है, यानी फिर प्रतिक्रिया करता है, तब जाकर आपका सबसे सरलतम रूप जो प्रोटीन का है वो है एमिनो एसिड्स, जो आपकी बॉडी के लिए, जो आपको मतलब आपकी बॉडी को चाहिए होता है, एमिनो एसिड्स। तो जब इरेप्सिन की क्रिया होगी तब आपकी प्रोटीन एमिनो एसिड्स बनेगा, और उसके बाद एमिनो एसिड्स भी आपके 20 प्रकार के होते हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, 20 प्रकार के अमीनो एसिड जो होते हैं उसमें जो 10 प्रकार के होते हैं वो आपके होते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल, 10 होते हैं आपके अनावश्यक अमीनो अम्ल, यानी कि एसेंशियल अमीनो अम्ल 10 और नॉन एसेंशियल अमीनो अम्ल भी 10 होते हैं, यानी
टोटल 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20 होते हैं। तो ये हो गए अमीनो एसिड्स की बात, ठीक है। कभी हम अमीनो एसिड्स पे भी चर्चा करेंगे अगली वीडियो पर कि कितने होते हैं, कौन कौन से आपके एसेंशियल होते हैं, कौन कौन से नॉन एसेंशियल होते हैं। तो ये हम सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। प्रोटीन जो है आपका इतनी जगह पर बचता है, तब जाकर इसको ये अमीनो एसिड्स में टूटता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे माल्टेज। माल्टेज आपका उसमें माल्टोज प्रक्रिया होती है माल्टेज एंजाइम की, जो ग्लूकोज में फिर बदलता है, क्योंकि ग्लूकोज ही तो हमें चाहिए होता है। उसके बाद लैक्टेज होता है, आपका लैक्टोज कहाँ की शर्करा है? आपकी कार्बोहाइड्रेट की ना, मोनोसैकेराइड्स की है, जो कि आपकी दूध में उपस्थित होता है। माल्टोज जौ में, गेहूं में आपके उपस्थित होता है, आपके यानी कि जो अनाज होते हैं उनकी शर्करा है आपकी माल्टोज। सुक्रोज आपका जो होता है जैसे गन्ने के रस में है, आप जो घर में चीनी खाते हो, जो भी शक्कर लेते हो, उसमें आपका सुक्रोज होता है। तो ये आपकी वो सुक्रोज है जिसमें सुक्रेज जो शर्करा वो होती है, एंजाइम्स होता है, वो सुक्रोज को जो है ग्लूकोज या ग्लैक्टोज में परिवर्तित कर देता है। लाइपेज जो होता है वो आपकी वसा पर काम करता है और वो वसीय अम्ल यानी ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है, जो कि आपकी वसा का सबसे सरलतम रूप है ग्लिसरॉल, वसीय अम्ल। ओके, तो इतना क्लियर हो गया, ठीक है। एक बार फिर से इतना मतलब जल्दी जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। ट्रिप्सिन आपके प्रोटीन पर काम करता है, एमाइलेज मंड पर काम करता है, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट पर काम करता है, लाइपेज वसा पर काम करता है, इरिप्सिन भी प्रोटीन पर काम करता है, माल्टेज माल्टोज पर, लैक्टेज लैक्टोज पर, सुक्रेज सुक्रोज पर, और लाइपेज आपका वसा पर, ठीक है। प्रोटीन का सबसे सरलतम फॉर्म क्या होता है? एमिनो एसिड्स होता है, ठीक है। माल्टोज फिर ग्लूकोज, क्योंकि हमें तो ग्लूकोज ही चाहिए होता है, हमें एनर्जी के रूप में तो ग्लूकोज ही चाहिए होता है ना, ग्लूकोज से ही तो हमें एनर्जी मिलती है। अब आपका आगे हम फिर चर्चा करेंगे। तो ये हमारा जो है पूरा पाचन तंत्र का पूरा एक जो हमारा पूरा पाचन तंत्र है उसकी एक इमेज है, आप देख सकते हैं। इसको मैं बस ऊपर से थोड़ा सा जो अभी आपको एंजाइम्स बताए, कहाँ कहाँ से कौन सा एंजाइम्स क्या काम करता है, किस तरह भोजन जाता है, तो हम थोड़ा सा इसको देखेंगे। बाकी हम डिटेल में किसी दिन विस्तृत चर्चा करेंगे इस पर। तो भोजन हमारा मुख से यहाँ से आया, ये हारनाल, यहीं पे आपका जो ये आमाशय है, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आपका गैस्ट्रिक जूस जो हमने बात की थी वो यहाँ पे रिलीज़ होता है, और भोजन पे यहाँ पर ही क्रमाकुंचन की गति प्रारंभ होती है। यहाँ पर ही आपका रेनिन जो था वो वहाँ पर काम कर रहा था, आपका ट्रिप्सिन यहाँ पर काम कर रहा था। तो ये यहाँ पर आपका भोजन आया, आमाशय में रुका, 3 से 4 घंटे लगभग भोजन जो है आपका आमाशय में करता है काम। उसके बाद भोजन यहाँ से जा कर के यहाँ पे छोटी आंत में जाता है। ये आपका जो ऐसे ऐसे राउंड राउंड है ना, ये आपकी छोटी आंत है, यहाँ पर भोजन जाता है, जहाँ पे भोजन का ऑब्जर्वेशन होता है। क्या होता है? ऑब्जर्वेशन होता है। और इसके बाद आपका यहाँ से भोजन जाता है बड़ी आंत में। ये है आपका बड़ी आंत, क्या है? सीकम, इसको क्या बोलते हैं? ये बड़ी आंत का सीकम भाग है, सीकम, ठीक है। एक मिनट में कलर दूसरा ले लेती हूँ, क्योंकि रेड ही कलर है तो आप समझ नहीं पा रहे होंगे। एक मिनट, एक सेकेंड, हाँ ग्रीन कलर ले लेते हैं। तो ये जो है आपका सीकम भाग है, ठीक है। सीकम, कोलन और आपका रेक्टम, ठीक है। यहाँ से भोजन आके यहाँ से और उसके बाद यहाँ पे रेक्टम आपका जो भाग है, जहाँ से ये मलाशय आपका है, तो यहाँ से ये स्टूल के फॉर्म में जो कि एकदम वेस्ट मटेरियल है, वो यहाँ से बाहर हो जाता है। तो ये हमने समझ लिया, लेकिन हम इस पर किसी दिन कैसे कैसे यहाँ पर काम होता है, उनके क्या क्या भाग हैं, इनके क्या क्या इनकी जो ग्रंथियाँ हैं, और यहाँ पे बाकी चीज़ें जैसे आपके अग्न्याशय हो गया, पित्ताशय हो गया, लीवर है, इनके लिए हम बाद में बात करेंगे पूरा। लेकिन आज मतलब आप एक इमेज मतलब समझ लीजिए कि किस तरीके से भोजन यहाँ से आपका आता है, उसके बाद आमाशय में आता है, उसके बाद छोटी आंत में, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में, और फिर ऐसे यहाँ से इसका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर आ जाता है। तो इतनी बात हमने इसमें कर ली, ठीक है। स्टमक में हमारा ये 3 इसके भाग होते हैं आपके स्टमक के।
तो इसके जो बाकी भाग हैं वो हम किसी दिन डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमने सिर्फ आपको ये इमेज दिखाई है कि किस तरह से हमारा जो भोजन है वो किस प्रकार से यहाँ से आपका जाता है और कहाँ कहाँ पर जाकर किस तरह से कौन कौन से एंजाइम से मिलता है, और उसके बाद फिर ये आपका इसका पाचन हो जाता है, इसका डाइजेशन हो जाता है, फिर इसका अवशोषण हो जाता है, और फिर भी जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर आ जाता है। तो इतनी हमने अभी तक चर्चा करी। अब हम इससे रिलेटेड जो अभी हमने पढ़ा है पूरा डिटेल में उस पर हम चर्चा करेंगे, यानी कि हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। हम उसके 10 क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके लिए वो ये है कि HCl के कार्य क्या हैं। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि आपके आमाशय से सिक्रेट हो रहा था, और ये क्या कर रहा था, भोजन को जो है उसको पचाने में हेल्प कर रहा था। क्या क्या करता है, अच्छा HCl का वर्क क्या क्या है, तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है कि भोजन में आए जीवाणुओं का नाश करना। दूसरा है आपका पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदल देना, और प्रोरेनिन को सक्रिय रेनिन में बदलना, ये आपका तीसरा ऑप्शन है। और चौथा आपका है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि जो आपका भोजन जो आपका HCl होता है यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो भोजन में आए जो जीवाणु होते हैं, सबसे पहले तो आपके जो लार में होता है ना, लार में जो उपस्थित होता है आपका क्या होता है, लाइजोजाइम। तो लाइजोजाइम जो होता है उससे आपका जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया स्ट्रांग होते हैं वो आपके आमाशय में आकर HCl उनको मार देता है। तो HCl जो होता है वो आपका ये सारे काम करता है, यानी कि उपयुक्त सभी ऑप्शन आपका सही होगा। ये पेप्सिनोजन को क्या करता है, पेप्सिन में बदल देता है। प्रोरेनिन को सक्रिय रेनिन में बदल देता है। उसके बाद हम बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि एसिड माध्यम में प्रोटीन पाचन के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है, ठीक है। एसिड माध्यम में यानी अम्लीय माध्यम में, तो अभी हमने बात करी कि जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदल देता है, क्योंकि भोजन वहाँ पे अम्लीय होता है। तो अम्लीय में प्रोटीन आपकी पचती है, अम्लीय जो है नेचर में पचती है। तो यहाँ पे पेप्सिन जो होता है आपका वो आपका राइट आंसर हो जाएगा पेप्सिन, ठीक है। तो एसिड माध्यम में प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम करता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, अग्न्याशयी रस की निर्मुक्ति किससे प्रेरित होती है। अग्न्याशयी रस की निर्मुक्ति किससे प्रेरित होती है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ट्रिप्सिनोजन। क्या है आपका ट्रिप्सिनोजन। यहाँ से हम एक मिनट, तो आपका जो अग्न्याशयी रस है उसको कौन प्रेरित करता है, ट्रिप्सिनोजन जो है अग्न्याशयी रस की निर्मुक्ति। आपके अग्न्याशयी रस की निर्मुक्ति किससे प्रेरित होती है, तो आपके ट्रिप्सिनोजन से प्रेरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है ये देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम आमाशय में उपस्थित रहता है। कौन सा एंजाइम आमाशय में उपस्थित रहता है, ठीक है। तो आपका जो है पेप्सिन हो गया, फर्स्ट कह रहा है कि पेप्सिन है, रेनिन है, या फिर आपका लाइपेज। तो आपका जो राइट आंसर है वो है उपयुक्त सभी, क्योंकि आपका जो आमाशय है वहाँ पर यानी कि आपके स्टमक में पेप्सिन भी होता है, रेनिन भी उपस्थित होता है, और आपका लाइपेज भी उपस्थित होता है। पेप्सिन आपका प्रोटीन को पचाने में हेल्प करता है। रेनिन आपका दूध की जो प्रोटीन होती है केसिन, उसको पचाने में हेल्प करता है। आपका जो लाइपेज होता है वो आपका कार्बोहाइड्रेट को पचाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट की अब हम बात करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ग्लाइकोजन के विघटन तथा संश्लेषण की क्रिया होती है। ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन आपका होता है जो आपकी बॉडी में ग्लूकोज बनता है, यानी कि जब भोजन का पाचन हो जाता है तो जब अवशोषण हो जाता है तो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, यानी कि जो आपकी एनर्जी बनाता है ना ग्लूकोज,
तो जो ग्लूकोज़ होता है, तो जितना हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है उतना हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है। उसके बाद जो ग्लूकोज बच जाता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में, मतलब अब इसमें लिखा है विघटन तथा संश्लेषण कहाँ पे होता है। विघटन मतलब टूटता कहाँ पे है, और संश्लेषण मतलब कि ऑब्जर्व कहाँ पे होता है, स्टोर कहाँ पे होता है। तो आपका जो ग्लाइकोजन है, एक मिनट, जो आपका ग्लाइकोजन है वो आपका यकृत यानी कि लीवर में आपके जो है स्टोर होता है। और जब कभी ऐसा होता है कि कोई व्रत रहता है या कहीं पे आपने भोजन नहीं किया, तब यही ग्लाइकोजन जो होता है वो टूटता है और हमें हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। तो अब अच्छा एक क्वेश्चन और बनता है कि जो ग्लाइकोजन है उसको जब वो टूटता है, यानी कि सबसे पहला तो ये होगा कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं। तो जब ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन बनता है, ठीक है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में ही वो लीवर में जो है एकत्रित होता है। तो जब ये आपका ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है ग्लूकोज, तो उस प्रक्रिया को आप कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया, ठीक है, जेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है। लेकिन जब यही यही ग्लाइकोजन आपका ग्लूकोज में बदलता है, यानी आपकी बॉडी को इम्पॉर्टेंट आवश्यकता है एनर्जी की, और अब ये ग्लाइकोजन टूटेगा ग्लूकोज के फॉर्म में, तब जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं ग्लाइकोजिनोलिसिस। क्या कहते हैं? ग्लाइकोजिनोलिसिस, ठीक है, ग्लाइकोजिनोलिसिस। ये प्रक्रिया होती है जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलता है, ठीक है। तो इतनी बात हमने कर ली इसके बारे में। अच्छा, एक चीज़ और भी होती है, जब आपका मान लीजिए आपके बॉडी को एनर्जी की आवश्यकता है और ना ही आपके पास ग्लूकोज है, ना ही आपके लीवर में ग्लाइकोजन है स्टोर है, तब आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है? तब वो आपके शरीर की वसा और प्रोटीन टूटती है। क्या करती है? वसा और प्रोटीन टूटती है। वैसे प्रोटीन आपकी कोशिकाओं का निर्माण करती है, लेकिन जब ऐसा कुछ होता है कि जब आपके पास ग्लूकोज नहीं होता है, ग्लाइकोजन भी नहीं होता है, तो उस स्थिति में आपकी वसा और प्रोटीन बॉडी से टूटने लगता है, और ये बहुत ही आपके लिए हार्मफुल होता है। लेकिन इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस पूछते हैं तो हमारे लिए जानना ज़रूरी हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। क्या कहते हैं? ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ठीक है, जेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, इस प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ठीक है। तो ये हो गया, हमने पूरा ग्लाइकोजन हमारा क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ग्लाइकोजन, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यकृत आपका, यानी कि लीवर। ग्लाइकोजन का विघटन और संश्लेषण दोनों की जो क्रिया होती है वो आपके लीवर में होती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पित्तरस, ठीक है। पित्तरस का स्रावण कहाँ से होता है, यानी पित्तरस स्रावित होता है कहाँ से होता है? तो पहला ऑप्शन है यकृत से, दूसरा है पित्ताशय से, तीसरा है आपका प्लीहा से, और वहीं आपका चौथा ऑप्शन कह रहा है कि अमाशय से। तो जो आपका पित्तरस है, जो कि आपकी वसा को पचाने में हेल्प करता है, पित्तरस, तो पित्तरस आपका स्रावित तो यकृत से होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक मिनट, हाँ, इसका राइट आंसर आपका यकृत हो जाएगा, यानी लीवर हो जाएगा पित्तरस। लेकिन अगर पूछता है कि आपका जो पित्तरस है वो स्टोर कहाँ पे होता है, तो स्टोर आपका पित्ताशय में होता है, ठीक है। बनता आपका यकृत से है, लेकिन स्टोर आपके पित्ताशय में होता है। तो ये हो गया आपके छठवें क्वेश्चन का आंसर कि आपका जो है पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है, तो यकृत से होता है। नेक्स्ट है आपका अग्नाशय में पाए जाने वाले एंजाइम कौन कौन से होते हैं, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, अग्नाशय में पाए जाने वाले एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं। तो जो हमारे अग्नाशय में पाए जाने वाले एंजाइम्स हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं? वो आपके होते हैं
तो ये आपके एमाइलेज और लाइपेज, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? एमाइलेज और लाइपेज, ये आपके अग्न्याशय में उपस्थित एंजाइम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया हमने, क्योंकि इसके पहले हमने इस पर चर्चा करी है, तो हम अभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मानव मुख में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है। हमने अभी इसके पहले इस पर बताया था आपको कि जो लार ग्रंथियाँ होती हैं वो 3 जोड़ी होती हैं। कितनी होती हैं? 3 जोड़ी होती हैं। लार ग्रंथियाँ मानव मुख में 3 जोड़ी होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पैरोटिड ग्लैंड होती है। कौन कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। एक तो हो गई आपकी पैरोटिड ग्लैंड, दूसरी हो गई आपकी सब मेड्यूलर और तीसरी हो गई आपकी सबलिंगुअल। तो ये आपकी टोटल 3 जोड़ी आपके मानव मुख में लार ग्रंथियाँ। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एंजाइम जो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है तथा लार में उपस्थित होता है। तो हमने अभी चर्चा की थी कि जो एंजाइम हमारे स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है और लार में उपस्थित होता है, उस एंजाइम्स को हम कहते हैं टाइलिन। क्या है? टाइलिन नाम का एंजाइम आपके लार में उपस्थित होता है, जो कि आपके स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है आपका 10। ये कह रहा है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो मानव शरीर का जो अधिकांश भाग है वो आपकी छोटी आंत में संपन्न होता है। मानव शरीर में जो पाचन का जो अधिकांश भाग होता है वो आपकी छोटी आंत में कंप्लीट होता है पूरी तरीके से, और यहीं पर आपके जो भी पोषक तत्व होते हैं उनका ऑब्जर्वेशन हो जाता है। तो ये रहे आज के क्वेश्चंस आपके सारे, और आप सबको उम्मीद है कि जो जो टॉपिक हमने पढ़ा, जो जो पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया, आप सबको समझ में आया होगा। कैसी लगी वीडियो आप लोग ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, और अगर आपको पसंद आई हो तो आप लोग फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास, और आप सभी जो भी आपके कमेंट्स हों, जो भी आपके सुझाव हों, आप लोग ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। और हमारे चैनल को अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, या नहीं भी पसंद आया है तब भी आप अपने सुझाव दीजिएगा। आप जो भी हमें सुझाव देंगे हम उन पर वो विचार करेंगे, उनको ज़रूर आप अपने समझेंगे। तो बस आज की क्लास इतनी ही, और हम अब नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, आप लोग कंटिन्यू अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। कभी ना कभी डेट आएगी ही आएगी और आप एग्ज़ाम देंगे ही देंगे। तो आप अपनी तैयारी पर बिल्कुल भी ढिलाई मत कीजिएगा। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू।